साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो के PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के संबंध में। तो यह क्या है और यह क्यों चर्चा में आया है, इसको देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने एक गाइडलाइन जारी की है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कोविड-19 से जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है। उन व्यक्तियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कोविड-19 के संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो इनमें शामिल है 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, ऐसे व्यक्ति जो क्रोनिक लंग डिजीज़ के मरीज़ हैं, या अस्थमा के मरीज़ हैं, या हृदय संबंधित रोग वाले जो व्यक्ति हैं, या इसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग जो हैं या पीपल जो हैं वो इस संक्रमण के सबसे अधिक खतरे वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता क्या है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड को विस्तार से जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि इम्यून सिस्टम होता है या होता क्या है, मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह क्या है। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारा, वो हमारे शरीर की सुरक्षा या प्रोटेक्शन का कार्य करता है। कब? जब कोई हानिकारक पैथोजन जैसे कि हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस शरीर पर अटैक करता है, अर्थात जो एक्सटर्नल इन्वेडर जो है हमारे शरीर पर अटैक करता है, तो उससे ये जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये जो इम्यून सिस्टम होते हैं, जब हमारे शरीर पर किसी प्रकार के पैथोजन का अटैक होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जब एक्टिवेट होते हैं इम्यून सिस्टम, तो ये WBC को अर्थात वाइट ब्लड सेल को क्या करते हैं, शरीर के जो प्रभावित हिस्से होते हैं जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ पर ये इसको भेज देते हैं उस वायरस या उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। परंतु जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पोजीशन होती है या जो सिचुएशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा या इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है, और जब वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो वह WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल को प्रभावित हिस्सों में भेज नहीं पाता है लड़ने के लिए। तो जब WBC पहुंच नहीं पाएगा तो ऐसी स्थिति में जो वायरस या बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ेगी, मतलब कि वो खुद को रिप्रोड्यूस करते जाएंगे और हमारे शरीर को क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो जाती है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या जो इम्यून सिस्टम है ये शरीर की सुरक्षा करता है, परंतु ऐसी कंडीशन में ऑटो इम्यून डिजीज के कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की सुरक्षा करने के बजाय गलती से शरीर पर ही अटैक करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है या जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, तथा इसको इम्यून डिफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऐसी कंडीशन को या ऐसी सिचुएशन को आप इम्यून कंप्रोमाइज भी कह सकते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज, या इम्यून डिफिशिएंसी भी कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह जो इम्यून सिस्टम है या इसकी कंप्रोमाइज होने की स्थिति कब आती है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब आपका इम्यून सिस्टम जो है प्रतिरक्षा तंत्र वो कमज़ोर हो जाता है, मतलब सही से काम नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र वो सही नहीं काम करता है। इसके अलावा कैंसर के मरीज जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो, ऐसे व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम होता है या जो इम्यून पावर होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा जाता है। इसके अलावा जो बोन मैरो या किसी अंग का प्रत्यारोपण जिन्होंने कराया तथा जिनका HIV या एड्स जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ होने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाएं या ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने से जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो यह कुछ चीज़ें थी। आगे चलते हैं। आगे है अल्ट्रावायलेट C डिवाइस के संबंध में। तो यह डिवाइस है क्या? तो इस डिवाइस को DRDO ने कुछ दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। अब विकसित क्यों किया गया है तो इसको थोड़ा सा देख लें। तो अभी क्या है कि देश में लॉकडाउन चल रहा है,
कोरोना वायरस महामारी की वजह से। तो जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो एक बार की तो ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे छूट होगी। या जब भी आप कह सकते हैं कि जब ऑफिसेस खुलना चालू होंगे तो वहाँ पे भी क्या होंगे, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति ऑफिस जाएगा तो जो वहाँ पे फाइलें होंगी या लोगों के पास जो मोबाइल होंगे, पर्स वगैरह होंगे या जो कागज़ वहाँ पे होंगे, तो उनके भी क्या होंगे, उनके भी इन्फेक्ट होने के या मतलब उस पर भी कोरोना वायरस होने की संभावना रहेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करना होगा। तो अभी क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं को डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करने के लिए कई रसायनों, केमिकल्स का, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग किया जा रहा है। परंतु इन रसायनों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। आप जैसे कि ये शरीर को, ये जो केमिकल्स होते हैं ये शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तथा दूसरी बात कि सभी वस्तुओं को इन केमिकल्स के माध्यम से डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई फाइल है, कोई कागज़ है, आप हर चीज़ को आप केमिकल के माध्यम से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके समाधान के लिए DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस अर्थात DIPS और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस INMAS के साथ मिलकर अल्ट्रावायलेट सी लाइट आधारित सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है। इस सैनिटाइजेशन बॉक्स के अलावा एक हाथ से संचालित किया जाने वाला भी अल्ट्रावायलेट सी डिवाइस को बनाया है। अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस या कह सकते हैं या जो उपकरण है, ये लघु तरंगदैर्ध्य या कह सकते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ की अत्यधिक ऊर्जा वाली लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 254 नैनोमीटर। और हमें यह भी पता है कि किसी वेवलेंथ की जो है, जितनी वेवलेंथ जितनी कम होगी उससे इमिट होने वाली जो एनर्जी है उतनी ज़्यादा होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ है 254 नैनोमीटर है। और यह जो लाइट है, या जो लघु तरंगदैर्ध्य की जो लाइट होगी, यह लाइट जब आपके नोवल कोरोना वायरस, मतलब मान लीजिए किसी मोबाइल पे है या किसी फाइल के ऊपर है नोवल कोरोना वायरस, जब उस पर पड़ेगा, मतलब जब आप मोबाइल या फाइल को इस लाइट के नीचे लेके जाएंगे तो ये लाइट उस नोवल कोरोना वायरस पर पड़ेगा। तो यह जो लाइट है उसके अर्थात नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी RNA को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय अर्थात परिवर्तित कर देगा। जिससे अब जब ये आपका RNA जो है डिस्ट्रॉय या परिवर्तित हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो वायरस है वो खुद की कॉपी नहीं बना पाएगा। वायरस ये तो करता फैलता कैसे कि आपकी बॉडी में जाता है और वो क्या करता है, वहाँ पे अपनी कॉपी बनाने लगता है। तो ये जब कॉपी नहीं बना पाएगा और इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आपकी डिसइंफेक्ट हो जाएंगी या सैनिटाइज हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, या इसको कह सकते हैं लघु वनोत्पाद के संबंध में। तो थोड़ा सा यदि बैकग्राउंड देखें तो वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातियों और जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार देता है कि वो लघु वनोत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एकत्र कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो लघु वनोत्पाद हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं, इनमें शामिल क्या होते हैं। तो इनमें गैर लकड़ी जैसे आइटम्स जो हैं, जैसे कि बांस हो गए, विभिन्न प्रकार की घासें हैं, खाने या अनुपयोग वाली जो जड़ें होती हैं, रूट्स, बीज हैं, फल फूल हैं, ये सब जो हैं ये लघु वनोत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत आते हैं। और ये जो लघु वनोत्पाद हैं, यहाँ रहने वाले लोगों या जो जनजातियाँ हैं, इनके लिए जीविका और जीविकोपार्जन का ये साधन होता है। इनकी जीविका जो होती है इन्हीं पे आधारित होती है। ये इसको क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं या कुछ को ये मार्केट में बेचते हैं। तो इन्हीं से इनकी जीविकोपार्जन चलती है। परंतु हुआ क्या कि लॉकडाउन लगने की वजह से इनको, या यहाँ मतलब कह सकते हैं यहाँ पर रहने वाले जो जनजातियाँ हैं या इन जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको लघु वनोत्पाद को एकत्र करने में दिक्कत आने लगी। क्यों? क्योंकि जब ये उनको कलेक्ट करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे जो पुलिस लगी हुई थी, तो उन पुलिस वालों को स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे कि इनको जाने देना है या नहीं जाने देना है। तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, वो उनको वहाँ से मार के भगा देते थे। तो ये दिक्कत ये थी कि ये उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये जो वनोत्पाद होते हैं ये ऐसे होते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते, मतलब इनके ख़राब होने की जो होती संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि यदि जल्दी से उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया तो वो ख़राब हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ख़राब हो जाएंगे तो चूँकि ये लोग क्या हैं, उसी पर आश्रित हैं, तो एक बार वो ख़राब हो गया तो इनकी जीविकोपार्जन क्या है या इनकी जीविका जो है बहुत प्रभावित हो जाएगी।
अभी हाल ही में क्या किया है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि ये जंगलों से लघु वनोत्पाद को एकत्र कर सकते हैं। अब थोड़ी सी कुछ अन्य चीज़ें भी जान लें कि गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ समय पहले लघु वनोत्पाद अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP जो है निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। मतलब उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने लघु वनोत्पादों या फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस के लिए MSP को 50 ऐसे वन उत्पाद थे जिनके MSP को 16 से लेकर 25% तक बढ़ाने की इस समिति ने अनुशंसा की और साथ ही इस समिति ने 25 नए उत्पादों को लघु वनोत्पाद की सूची में शामिल करने की भी बात कही थी। अब थोड़ा सा हम लोग जान लें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कि यह होता क्या है। MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की मतलब या जो कृषि प्रोडक्ट हैं या कृषि प्रोड्यूस जो हैं उसकी पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है, खरीदने के लिए तैयार रहती है। ऐसा करती क्यों है कि जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करने का कार्य करती है। सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है और MSP की जो घोषणा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा ये सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP की संस्तुति अर्थात इसकी सलाह पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। तो यह तथ्य के रूप में याद रखिएगा कि 2 बार की जाती है, ठीक है। और किसकी सलाह पर? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सलाह पर और प्रत्येक फसल से पहले इसको घोषित किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। CACP या जिसको कहते हैं इंग्लिश में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो यह जो आयोग है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है अर्थात इसके अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना जो है वो जनवरी 1965 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? तो कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया तथा यह जो CACP है यह कृषि उत्पादों के MSP पर सलाह देने का कार्य करती है। इसी के सलाह पर सरकार क्या करती है? इनको निर्धारित करती हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि ये सलाह देने के केवल कार्य करती हैं, मतलब इनकी सलाह सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तथा ये जो आयोग है CACP इसके द्वारा 24 कृषि फसलों के MSP के संबंध में सलाह दी जाती है, मतलब इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो गन्ना होता है, गन्ने के लिए MSP नहीं होता, उसकी जगह पर उचित एवं लाभकारी मूल्य जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FRP। तो याद रखिएगा गन्ने के लिए MSP नहीं होता है बल्कि FRP होता है, उसकी घोषणा की जाती है। और उसकी जो घोषणा होती है या उसके बारे में जो सलाह देने का कार्य होता है वो CACP नहीं करती है, बल्कि यह घोषणा किसके द्वारा की जाती है? गन्ने का जो मूल्य का निर्धारण होता है वो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है CCEA, इसके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। ये समिति बताती है, उसके बाद सरकार उसको निर्धारित कर देती है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो ये MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किन कारकों के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है? तो जो CACP है वो कई सारे कारकों के आधार पर इसको कैलकुलेट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मांग और आपूर्ति देखती है, दूसरा उत्पादन की लागत, तीसरा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में मूल्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं, चौथा अंतर फसल मूल्य समता को देखती है, पाँचवा कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तों को देखती है। इसके अलावा उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP का संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा, इन चीज़ों को ये क्या करती है? अपने नोटिस में रखती है। अब आगे बात कर लेते हैं ब्लू ग्रेप्स के बारे में या नीले अंगूर, या इसको बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स भी कहते हैं। तो दिक्कत क्या हुई अभी कि लॉकडाउन की वजह से इनकी जो बिक्री है वो काफ़ी प्रभावित हुई है, एक तरह से कह सकते हैं बंद ही हो गई है। तो और यह होता कहाँ है? तो यह कर्नाटक में बेंगलोर, कोलार, चिकाबल्लापुर ज़िले में ये वहाँ पर उगाई जाती है और ये यहाँ के मतलब इस क्षेत्र के लाल बलुआ मिट्टी में उगाई जाती है। और इस जो ब्लू ग्रेप्स है या जो नीले अंगूर हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वो इसका जो फ्लेवर होता है जिसको फॉक्सी फ्लेवर कहते हैं, फॉक्सी फ्लेवर इसकी विशेषता है। और ये फॉक्सी फ्लेवर जो होता है इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं मिथाइल
एंथ्रानाइलेट, मिथाइल एंथ्रानाइलेट, इसकी वजह से ये फॉक्सी फ्लेवर इसमें आता है। और इसका जो उपयोग है मेनली जूस बनाने में या वाइन और स्प्रिट इत्यादि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा ये जो ब्लू ग्रेप्स है इनको 2013 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो जीआई टैग होता है वो भी मिला है। तो कहीं पर यदि आ जाए कि जो ब्लू ग्रेप्स हैं इनको जीआई टैग है, मिला है या नहीं मिला, तो याद रखिएगा इनको 2013 में ही जीआई टैग दे दिया गया है। अब आगे चलते हैं करतारपुर साहिब। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया था, तो हुआ क्या, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा कि 19 अप्रैल 2020 को वहाँ पर काफ़ी आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का जो गुंबद थे, 2-3 गुंबद और कुछ चीज़ें जो हैं वो टूट गए। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि इस गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण और मरम्मत कराई जाए, जो भी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी मरम्मत कराई जाए। अब यहाँ पर हम कुछ करतारपुर साहिब से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लें। तो करतारपुर साहिब जो है वो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से संबंधित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे का संचालन शुरू होने से यह पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। पहले भी था, परंतु अब क्या है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। करतारपुर साहिब जो है यह गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित। तो यह कथन याद रखिएगा, कई पूछ सकता है कथन के रूप में कि यह जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है किस नदी के तट पर है। आपको ऑप्शन हो सकता है दे दे, या कथन के रूप में कि यह झेलम नदी के तट पर है। तो जब आपको पता रहेगा कि रावी नदी के तट पर है तो आप उसको आसानी से सही कर लेंगे। और यहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, इसलिए यह क्या है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए यह काफ़ी धार्मिक प्लेस है, बहुत ही महत्व का प्लेस है। तथा यह गुरुद्वारा जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा से के जो बॉर्डर है उससे 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। और वर्ष 1999 में गुरुद्वारे की मरम्मत और बहाली के बाद इसे तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया था, मतलब कुछ लिमिटेड वे में लोग यहाँ पे जा सकते थे। अब थोड़ा सा रावी नदी की चर्चा कर लेते हैं, जिसके किनारे यह गुरुद्वारा स्थित है। तो रावी नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो याद रखिए कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, यह भारत से ही निकलती है। और यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तथा यह नदी पाकिस्तान में झांग जिले में चेनाब नदी में मिल जाती है, जहाँ पर इस नदी पर थीन बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, थीन नामक बांध बनाया गया है। तथा यह जो है यह पंजाब क्षेत्र में सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में से एक है। अब थोड़ा सा याद रखिए कि जो पंजाब का अर्थ जो होता है, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों से संबंधित। तथा ये जो 6 सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका एक सिंधु हुई है, झेलम है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, ठीक है, और रावी है। तथा भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ है 1960 में, इसके तहत रावी का पानी जो है वो भारत को आवंटित किया गया है। तो ये जो समझौता हुआ था सिंधु जल संधि समझौता, इसमें 3 नदियाँ जो हैं जो पश्चिम की ओर जाती हैं वो उसका पानी पे अधिकार जो है पाकिस्तान का, और जो पूर्व की ओर 3 नदियाँ आती हैं उस पर जो है भारत का अधिकार है। तो 3 नदियाँ जो पाकिस्तान को मिली हैं उनमें कौन है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। जबकि जो भारत के हिस्से में जो आई हैं इसमें आपका कौन सा है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के बारे में। तो यह पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है क्या, तो हाल ही के कुछ दिनों में कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए थे उनमें से कई रोगी जो हैं आईसीयू से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम अर्थात PICS से ग्रसित हो रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह PICS या पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है क्या। तो इस सिंड्रोम से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनमें कुछ शारीरिक, वैचारिक एवं मानसिक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे रोगियों को न्यूरोमस्कुलर कमजोरी का अनुभव हो सकता है, अर्थात उन्हें चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विकलांगता जो है वो किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद तनाव विकार, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या इसको शॉर्ट में PTSD के रूप में जानते हैं, के रूप में उत्पन्न हो सकती है। मतलब इसमें आपको मनोवैज्ञानिक विकलांगता भी हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षणों में ये जो पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है इसके लक्षणों में सर्वाधिक सामान्य लक्षण हैं दुर्बलता,
जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, थकान है, चलने फिरने में कष्ट होना, चिंता या अवसाद, यौन अक्षमता, अनिद्रा, ये सारी इसके कुछ लक्षण हैं। गौरतलब है कि उपरोक्त लक्षण जो हैं वो स्वास्थ्य लाभ के पश्चात कुछ महीने या वर्षों तक रोगी में मौजूद रहते हैं। मतलब ये समस्या हो सकता है कुछ महीने तक चले या कुछ हो सकता है कुछ वर्षों तक ये समस्या चलती रहे। अब बात कर लेते हैं कि यह जो पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है PICS, इसका कारण क्या है, मतलब यह होता क्यों है। तो होता इसलिए है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली या कह सकते हैं कि वेंटिलेटर के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस नामक बीमारी हो जाती है और साथ ही कई अंग जो होते हैं उसके निष्क्रिय हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले 33% रोगियों की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं। इस स्थिति को ICU से उत्पन्न मांसपेशी दुर्बलता या इंग्लिश में कहें तो ICU एक्वायर्ड मसल वीकनेस ICU-AW कहा जाता है। और ऐसे रोगियों में आधे को जो है वो सेप्सिस हो जाता है और जो रोगी ICU में कम से कम 1 सप्ताह तक रहते हैं उनमें से आधे रोगियों को ICU-AW अर्थात ICU एक्वायर्ड मसल वीकनेस जो होती है ये हो सकती है। अब इसके बाद ICU से निकलने वाले रोगियों में 30 से लेकर 80% को संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई आती है, मतलब उनके रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें उनको कठिनाई आती है तथा मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट एवं अनिद्रा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो यह बीमारी थी। अब प्रश्न उठता है कि इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो रोगी को इसके लिए कि रोगी को बेहोश करने वाली औषधि की सीमित मात्रा दी जानी चाहिए, उन्हें शीघ्र ही चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा तीव्र शारीरिक एवं व्यावसायिक उपचार उनको प्रदान करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो रोगियों को दर्द की दवाओं की सबसे कम खुराक दी जानी चाहिए और उन्हें अवसाद, चिंता एवं PTSD अर्थात पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के उपचार के साथ साथ फेफड़े एवं हृदय पुनर्वास उपचार पर उनको रखा जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। यह एक पुस्तक है जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो प्रश्न उठता है कि इस पुस्तक को लिखा किसने है। तो इस पुस्तक को खेल पत्रकार V कृष्णास्वामी के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर के विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताती है। अब थोड़ा सा PV सिंधु के बारे में यदि बात करें तो PV सिंधु जो है सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं विश्व लीवर दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो लीवर यानी यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में या जो बीमारियां इसके संबंध में होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो लीवर जो होता है मस्तिष्क को यदि अपवाद मान लें तो इसके बाद यकृत जो यानी लीवर जो होता है यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग होता है तथा हेपेटाइटिस A, B, C, शराब और ड्रग्स के कारण जो लीवर होता है इसमें बीमारियां हो सकती हैं। मतलब लीवर संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो हेपेटाइटिस A, B, C, शराब या ड्रग्स ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से होती हैं। तथा जो आपका वायरल हेपेटाइटिस होता है ये क्यों होता है? तो यह दूषित भोजन, पानी के सेवन, असुरक्षित यौन संबंध और नशीली दवाओं के सेवन के कारण होता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से इंटरकनेक्ट है। आपको यदि वायरल हेपेटाइटिस होगा तो आपको क्या है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तथा WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियों से जो मौत होती है वह मौत के कारण का 10वां सबसे बड़ा कारण। मतलब भारत में जो लोग मरते हैं तो जिन रीजन से जिन कारणों से मरते हैं उनमें 10वां सबसे बड़ा कारण है कि लीवर की बीमारी होना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के संबंध में। तो यह जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यह प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन जो है ये कांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये जो कंगजी हैं जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार या आविष्कारक माना जाता है। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि पहला चीनी भाषा दिवस जो है वो वर्ष 2010 में मनाया गया था, 12 नवंबर को मनाया गया।
लेकिन 2011 के बाद से यह प्रत्येक 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब लास्ट में हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर निम्न युग्मों पर हमें विचार करना है। इधर आपका भौगोलिक संकेतक दिया है, अर्थात जिनको जीआई टैग मिला है, और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला है कंधमाल हल्दी, तो यह कहाँ संबंधित है? यह उड़ीसा से, आपको बताना है सही या गलत है। दूसरा, नोगो तेरा, यह एक हैंडीक्राफ्ट है, यह मिजोरम से संबंधित है। तीसरा, काजी नीमू, जो कि कृषि संबंधित है, यह त्रिपुरा से संबंधित है। तो हमें इन तीनों में बताना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं और कौन सा नहीं। तो इनमें यदि देखें तो इनमें कंधमाल हल्दी जो है ये उड़ीसा में पाई जाती है, सही है। नागो तेरा जो हैंडीक्राफ्ट है यह मिजोरम संबंधित, यह भी सही है। परंतु यह जो काजी नेमो जो कृषि से संबंधित है, यह त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह असम से संबंधित है। तो आपका पहला और दूसरा सही है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कंधमाल हल्दी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, नागो तेरा जो हैंडीक्राफ्ट है वो मिजोरम से, और काजी नेबू जो है यह कहाँ से? असम से संबंधित है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।